दिल्ली, एक नाम, एक तख्त जिसके लिए सदियों तक खून बहता रहा। तो आज हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत के उस 300 साल लंबे सफर पर, जहां सिर्फ तलवार और धोखा ही असली सिक्का था। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह सोचना जरूरी है कि आखिर दिल्ली में था क्या। मतलब पांडवों से लेकर मुगलों तक हर किसी को यही शहर क्यों चाहिए था। ये जुनून इतना बड़ा था कि बेटा बाप का, भाई भाई का दुश्मन बन गया। ऐसा क्या था इस तख्त में? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी 5 अलग अलग राजवंशों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले मामलुक, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी। हर एक के साथ सत्ता की, महत्वाकांक्षा की और धोखे की एक नई दास्तान जुड़ी हुई है। अब इस सल्तनत की शुरुआत सच पूछिए तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसकी नींव पड़ी 1192 में, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दिल्ली का पहला सुल्तान कोई शहजादा या राजा नहीं था। नहीं, वो था गोरी का सबसे भरोसेमंद जनरल, जो एक वक्त पर उसका गुलाम हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसीलिए पहले राजवंश को मामलुक वंश कहते हैं। मामलुक का मतलब ही होता है गुलाम। जरा सोचिए, उस दौर में एक गुलाम का सुल्तान बन जाना कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात रही होगी। तो दिल्ली के पहले सुल्तान बने कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी दरिया दिली के किस्से मशहूर थे, इतने कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला। आज जो हम कुतुब मीनार देखते हैं, उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। सिर्फ 5 साल हुकूमत करने के बाद पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरे और उनकी मौत हो गई। ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली, और फिर आई उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना। ये नाम इतिहास में दर्ज है क्योंकि वो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थीं। वो बेहद काबिल और न्यायप्रिय शासक थीं, लेकिन उनके दरबार के अमीरों को, खासकर तुर्कों को, एक औरत से हुक्म लेना मंजूर नहीं था। नतीजा क्या हुआ? धोखा। सिर्फ 4 साल के अंदर उनके ही सगे भाई ने उनकी हत्या करवा दी। इस उथल पुथल और धोखे के दौर के बाद मंच पर आया गयासुद्दीन बलबन। और ये रज़िया से एकदम अलग था। इसने प्यार से नहीं, खौफ से हुकूमत की, अपनी सत्ता को लोहे के हाथों से मजबूत किया। उसने तो खुद को जिले इलाही यानी खुदा की परछाई घोषित कर दिया था। पूरे राज्य में जासूसों का जाल फैला दिया, और जिसने भी सिर उठाने की हिम्मत की, उसे इतनी बेरहमी से कुचला कि दूसरे सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो बलबन के बाद अब बारी आई खिलजियों की। इन्होंने तख्त हासिल किया कत्ल के दम पर, और यहीं से शुरू हुआ सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर और हाँ, सबसे खौफनाक दौर भी। एक ऐसा दौर जिसने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और इस दौर का चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसके कई रूप थे। एक तरफ वो एक कमाल का रणनीतिकार था, जिसने एक के बाद एक मंगोल हमलों को नाकाम किया। हो सकता है उसने उत्तर भारत को उस तबाही से बचा लिया जो मध्य एशिया ने झेली थी। उसने बाजार की कीमतों पर ऐसा नियंत्रण किया जो आज भी हैरान करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो एक बेहद क्रूर लुटेरा था, जिसने दक्षिण तक को नहीं छोड़ा, और उसके शासन में जबरन धर्म परिवर्तन की बातें भी सामने आती हैं। इसकी लूट का अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोह-ए-नूर, वो भी खिलजी के जनरल मलिक काफूर ने वारंगल से ही लूटा था। सोचिए, ये तो उस दौर की बेहिसाब दौलत का बस एक छोटा सा नमूना था। लेकिन इतनी ताकतवर खिलजी सल्तनत का अंत बड़ा ही अजीब हुआ। अलाउद्दीन का बेटा मुबारक शाह जो गद्दी पर बैठा, उसे सल्तनत से ज्यादा नशा और अपनी अजीबो-गरीब हरकतों में दिलचस्पी थी। कभी दरबार में औरतों के कपड़े पहन के आ जाता, तो कभी बिल्कुल ही नग्न। आखिरकार उसके ही एक जनरल ने उसका काम तमाम कर दिया, और इसके साथ ही खिलजी वंश का किस्सा भी खत्म हो गया। खिलजियों के बाद दिल्ली के तख्त पर आए तुगलक। इन्होंने सबसे लंबे समय तक राज किया, और इसी वंश में हमें मिलता है सल्तनत का सबसे अजीब, सबसे विरोधाभासी सुल्तान। एक ऐसा शासक जो विलक्षण भी था और उतना ही विनाशकारी भी। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास ने पागला बादशाह या सनकी सुल्तान जैसे नाम दिए। और इसकी वजह थी उसका सबसे बुरा फैसला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। लेकिन इसने सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं बदले, उसने दिल्ली की पूरी आबादी को पैदल सैकड़ों मील दूर दौलताबाद जाने का फरमान सुना दिया। नतीजा,
हजारों लोग रास्ते में ही मर गए और जब सुल्तान को अपनी छोटी सी गलती का एहसास हुआ तो सबको वापस दिल्ली चलने का हुक्म दे दिया। एक कदम जिसने दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया। उसकी मौत पर एक इतिहासकार ने क्या खूब लिखा था, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बस ये एक लाइन ही उसके पूरे शासन का सार बता देती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे थे। इसी तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक जैसा बादशाह भी हुआ। उसने शहर बसाए, नहरें खुदवाईं, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, काफी काम किया। लेकिन उसकी मौत के साथ ही तुगलक वंश भी बिखरने लगा। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत के पतन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह बना एक ऐसा भयानक हमला जिसने दिल्ली की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1398। मंगोल हमलावर तैमूर ने दिल्ली पर चढ़ाई की और अगले 5 दिन दिल्ली के लिए कयामत बनकर आए। उसने शहर में ऐसा कत्लेआम मचाया कि माना जाता है करीब 2 लाख लोग मारे गए। तैमूर ने दिल्ली को लूटा, जलाया और सल्तनत की कमर ऐसी तोड़ी कि वो फिर कभी सीधी खड़ी नहीं हो पाई। तैमूर के इस हमले के बाद सल्तनत बस नाम की रह गई थी। इसके बाद आए सैयद। ये तो बस तैमूर के वारिसों के नाम पर ही हुकूमत करते रहे। उनका राज दिल्ली और आसपास के कुछ गांवों तक सिमट गया था। फिर आए लोधी, जो पहले अफगान शासक थे। उन्होंने कोशिश जरूर की सल्तनत को वापस खड़ा करने की, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयां ही उन्हें ले डूबी। और इस आपसी फूट का फायदा उठाया काबुल के शासक बाबर ने। दिल्ली का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। बहुत घमंडी था और उसके अपने ही सरदारों से नफरत करते थे, इतनी कि उन्हीं में से एक ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता भेज दिया। फिर आया साल 1526, पानीपत की लड़ाई। एक तरफ लोधी की विशाल सेना, दूसरी तरफ बाबर की छोटी अनुशासित फौज और तोपे। नतीजा, लोधी मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 साल पुराना सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो पूरी कहानी सुनने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। आखिर दिल्ली के इस तख्त के लिए इतनी मार काट, इतना खून खराबा क्यों? देखिए, इसके पीछे कई ठोस वजहें थीं। पहली बात, दिल्ली एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, व्यापार का केंद्र। दूसरी, सल्तनत की मुद्रा यानी सिक्के वहीं बनाए जाते थे। तीसरा, ये एक रणनीतिक कंट्रोल सेंटर था, जिसके हाथ में दिल्ली, उसके हाथ में पूरा उत्तर भारत। तो दिल्ली का तख्त सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का प्रतीक बन चुका था। तो सोचिए, 300 साल, 5 अलग-अलग राजवंश और न जाने कितनी लड़ाइयां, कितने कत्ल, सिर्फ एक तख्त के लिए। दिल्ली सल्तनत का ये इतिहास हमें सत्ता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये छोड़ जाता है वो ये है कि सत्ता की असली कीमत आखिर होती क्या है।